सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में हम एक फैमिली कोर्ट के कारण फैमिली मैन की आत्महत्या का विश्लेषण करेंगे और आपको उस जज से मिलवाएंगे जिसके सामने अतुल सुभाष की पत्नी ये पूछती है, तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? और ये सुनकर जज साहिबा हंस पड़ती है। ये गंभीर आरोप खुद अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में लगाए हैं। आज हम सत्ता में आपको महाराष्ट्र के उस दुर्गाड़ी किले में भी लेकर चलेंगे जहां मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर वाले प्रमाण साबित हो गए हैं और अब इस पर कल्याण की सेशंस कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। आज इस खबर पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलेंगे जिसमें हिंदू पक्ष के लिए शुभ समाचार है। एक बड़ी खबर संसद से भी है जहां आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर एकलव्य वाला कटाक्ष किया है। खड़गे ने कहा है, धनखड़ कभी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। ऐसी बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। वैसे आज संसद से एक दिलचस्प वीडियो भी सामने आया है जिसमें राहुल गांधी का फ्लावर वाला अंदाज है। आज राहुल गांधी ने संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब और तिरंगा भेंट किया। इस तस्वीर पर भी हमने आज एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी तैयार की है। एक बड़ी खबर दिल्ली से जहां आज मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व सीएम केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश के तहत दिल्ली में वोटर्स के नाम काटने का आरोप लगाया और कहा उनकी नागरिकता, अधिकार और सुविधाएं छीनी जा रही हैं। आज सत्ता में हम उन न्यूज मित्रों को भी सावधान करेंगे जो अपनी बॉडी और सेहत बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं आप नकली प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर नोएडा से एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है और स्पेस की सत्ता में भारत के लिए एक शुभ समाचार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा जिसे भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम दिया जाएगा। इसके साथ ही 2040 तक एक भारतीय को चांद पर भी भेजने की योजना है। अब तक आपने संभल और अजमेर से लेकर यूपी के बदायूं तक हुए धर्म क्लेश के बारे में सुना और देखा भी, जहां मस्जिद के अंदर मंदिर वाले दावे किए गए हैं। लेकिन आज सत्ता में हम आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के एक ऐसे किले में लेकर चलते हैं जहां कोर्ट ने मस्जिद वाला चैप्टर क्लोज कर दिया है और मंदिर वाले दावे पर मोहर भी लगा दी है। अब इस शुभ समाचार के बाद हिंदू पक्ष के लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। ये खबर महाराष्ट्र के कल्याण जिले से आई है जहां 48 वर्ष पुराने एक केस में हिंदू समुदाय के पक्ष में अदालत का फैसला आया है और उसने दुर्गाड़ी किले में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर वाले प्रमाण को सत्य मानकर एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। आज इसी पर हमने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता के ऐतिहासिक तथ्यों वाली एक कुंजी तैयार की है। दरअसल कल्याण के दुर्गाड़ी किले में मंदिर मस्जिद वाली ये लड़ाई पिछले 5 दशक से चल रही थी, जिसकी वजह से इस मुद्दे पर धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक चिंगारियां भी निकल रही थी। लेकिन अब इन चिंगारियों को कोर्ट ने अपने एक फैसले के साथ शांत कर दिया है। कल्याण की जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुर्गाड़ी किले में मंदिर के दावे को सही माना है और किले में मस्जिद वाले जो दावे मुस्लिम पक्ष की ओर से किए गए थे उन्हें गलत बताया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह केस वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने वाला दावा भी खारिज कर दिया है और 48 साल के बाद हिंदू समुदाय के पक्ष में मंदिर वाले प्रमाणों पर अपनी मोहर लगाई है। साथ ही अपने आदेश में यह भी कहा कि दुर्गाड़ी किले पर सरकारी स्वामित्व पहले की तरह बरकरार रहेगा। अब अदालत के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष कैसे इस पर जश्न मना रहा है और मुस्लिम पक्ष की आगे की क्या तैयारी है, ये आपको बताएंगे। उससे पहले मंदिर वाले फैसले की टाइमलाइन आपको दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर दुर्गाड़ी किले में मंदिर मस्जिद वाले क्लेश की शुरुआत हुई कैसे। सरकार ने 1966 में दुर्गाड़ी किले को अपने कब्जे में लिया था। इसके 5 वर्षों के बाद 1971 में ठाणे के जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया और कल्याण के दुर्गाड़ी किले में मंदिर की घोषणा की। लेकिन 1976 में इस फैसले के खिलाफ एक अर्जी दायर हुई और इस अर्जी में दुर्गाड़ी किले में मौजूद मंदिर को मस्जिद और ईदगाह बताया गया। तब इस केस की पैरवी हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट भाऊ साहेब मोदक ने की और अपनी दलीलों में उन्होंने मंदिर के पक्ष में कई सबूत भी पेश किए जिसमें कुछ खिड़की के साथ एक चबूतरे का जिक्र था और ये दावा था कि ये चबूतरा मूर्तियां रखने के लिए बनाया गया है। हालांकि बाद में इस केस को कल्याण सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया जिस पर वर्षों तक सुनवाई और अब जाकर 48 वर्षों के बाद कोर्ट ने ये मान लिया है कि दुर्गाड़ी किले में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है।
इस फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने कल्याण के दुर्गाड़ी किले में दुर्गा देवी की आरती करके जश्न मनाया है। बहुत सालों से यहाँ के सभी हिंदू जनों के दिलों में था कि ये मंदिर है जिसमें नित्य पूजा की जाती है, तो वो मंदिर है ये कोर्ट ने आज फिर एक बार बताया है। तो इसलिए यहाँ के सब लोगों में बहुत आनंदमय वातावरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे आणि याच्यावर कुठलाही दावा हा चुकीच्या पद्धतीने टाकला गेला होता। तो आज कोर्टाने खऱ्या अर्थाने हिंदू धर्माला एक न्याय दिलेला आहे, सत्याला न्याय दिलेला आहे आणि हा हिंदुत्वाचा विजय असंच मी म्हणेन। अर्ज त्यांनी न्यायालयाने कल्याण जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला आणि आता हे मंदिरच आहे, सरकारने जो निर्णय दिला आहे तो योग्यच आहे असा निर्णय झालेला असल्यामुळे आम्हा सगळ्यांना आनंद होत आहे। कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी शांतता भंग होऊ नये म्हणून हा सदरचा बंदोबस्त स्थळी ठेवण्यात आलेला आहे। त्यामुळे सध्या परिस्थिती शांत आहे, त्यामध्ये कोणत्याही अफवावरती कोणत्याही नागरिकांनी विसंबून राहू नये अशा प्रकारचं आव्हान ठाणे पोलीस दलातर्फे करण्यात येत आहे। वैसे महाराष्ट्र के कल्याण में मौजूद इस दुर्गाड़ी किले पर सत्ता में एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी है। असल में ये वो स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज के पहले नौसैनिक अभियान की शुरुआत की थी। इसीलिए ये किला हमेशा से हिंदू समुदाय के लिए आस्था का केंद्र रहा है। पिछले 48 वर्षों से दुर्गाड़ी किले को देवी दुर्गा का मंदिर घोषित करने के लिए शिवसेना और हिंदू संगठनों ने आंदोलन चलाया और इस संघर्ष की शुरुआत शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने की थी, जबकि आनंद दिघे और वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस आंदोलन को मजबूती दी। शिव सैनिकों ने कई बार दुर्गाड़ी किले के पास घटानंद आंदोलन किया और सामूहिक आरती भी की। खासतौर पर नवरात्रि के पर्व पर इस किले को केंद्र में रखकर भव्य धार्मिक आयोजन किए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि दुर्गाड़ी किले में मंदिर वाला फैसला न केवल एक ऐतिहासिक फैसला है, बल्कि ये हिंदुत्व और मराठा इतिहास के गौरव को भी पुनर्जीवित करता है। धार्मिक सत्ता की कुंजी के बाद अब पारिवारिक सत्ता की उस कुंजी की बात करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेपनाह दर्द है। न्यायिक सिस्टम से नाउम्मीदी है और सब कुछ खत्म हो जाने का एहसास है। ये वो खबर है जो आज घर घर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने पूरे देश को अंदर से झकझोर दिया है। ये खबर बेंगलुरु की एक एआई फर्म में डीजीएम के पद पर काम करने वाले अतुल सुभाष की आत्महत्या की है। पिछले 48 घंटे से अतुल सुभाष की आत्महत्या पर विमर्श हो रहा है। इस खबर से जुड़ी जानकारी अब वीडियो फॉरवर्ड होकर आप तक भी पहुंच चुका होगा। अतुल ने अपनी आत्महत्या से पहले 24 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी और 90 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। ये सिर्फ सुसाइड नोट या वीडियो नहीं है, बल्कि अतुल सुभाष के साथ हुए अन्याय की अंतिम गवाही है, जिसमें वो अपनी मौत के लिए सबसे पहले जिसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो फैमिली कोर्ट की जज हैं। अतुल और उसकी पत्नी के बीच विवाद का फैसला जिस कोर्ट में होना था, जिस जज से उसे न्याय की उम्मीद थी, उसे ही अतुल अगर अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है तो ये ऐसे ही नहीं है। हर नाम के पीछे का एक एक कारण उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। आपको उस सुसाइड नोट के उस हिस्से को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब किसी को न्याय नहीं मिलता तो क्या होता है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में 21 मार्च 2024 की तारीख को दर्ज करते हुए ये बताया है कि कैसे वो टूट गया था। जज ने उससे कहा ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। अतुल ने कहा पहले ये 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं। जज ने कहा फिर होंगे 3 करोड़ रुपए इसलिए मांग रहे हैं। अतुल ने कहा मैडम आप याचिका देखिए, इन्होंने कैसे कैसे आरोप लगाए हैं, कितने सारे केस डाल दिए हैं। मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। इस पर जज ने कहा तो क्या हो गया, अगर केस डाल दिया तो तुम्हारी पत्नी है। अतुल ने कहा मैडम अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो झूठे केस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड कर रहे हैं। तो अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने कहा कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते।
अतुल लिख रहे हैं, इस पर जज हंसी और मेरी पत्नी को बाहर जाने के लिए कहा। जज ने कहा, ये सब केस झूठे होते हैं, मैं 5 लाख लूंगी और सब सेटल कर दूंगी। अतुल ने अपने सुसाइड नोट के एक दूसरे पन्ने में लिखा है कि जब कोर्ट में उसकी पत्नी की मां निशा सिंघानिया उससे मिली तो उनसे पूछा कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया, मुझे लगा कि आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोलकर गए थे तुम। अतुल ने कहा, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर निशा सिंघानिया ने कहा, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे। पति के मरने पर सब पत्नी का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होगा। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये सुसाइड नोट का एक छोटा सा हिस्सा है। अतुल ने मरने से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, अब उसका एक छोटा हिस्सा सुनिए और उस दर्द को समझिए कि कोई कितना लाचार रहा होगा। उसने इस तरह वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने लिए मौत को चुना। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। They anyway gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also, मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल की आत्महत्या को 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और अब सवाल न्याय का है, क्या उसे न्याय मिलेगा। अतुल का परिवार टूट चुका है, मां को पैनिक अटैक आ रहे हैं, पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल यह है कि जिस न्याय व्यवस्था पर अतुल ने सवाल उठाए हैं, क्या वहां से उसे न्याय मिलेगा, या फिर अतुल ने अपनी चिट्ठी में जो दूसरा विकल्प लिखा है वो होगा। अतुल ये लिखकर गए हैं कि अगर न्याय ना मिले तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में फेंक दिया जाए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अभी इंसाफ की राह बहुत लंबी और सुनसान है। 10 लाख रुपए मांगने का इल्जाम और बाकी कुछ छोटी मोटी धाराएं, मारपीट। एक दिन मेरे पास मेरी बहू रही है, मैं उसके साथ कैसा कोई भी व्यवहार गलत कर सकता हूँ, आप ही बताइए। और इसके बाद वो जॉब बेंगलोर गई है, उसके बाद आज तक उषा रोड हमारे पास आई नहीं, बिहार में कभी गई नहीं। मैं और मेरा परिवार इसके साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता है। झूठा मुकदमा डाल करके यदि उन्होंने तंग किया तो हमारे से यही मांग है कि खाली इंसाफ हमें मिले। इंसाफ यदि है अपने भारत में तो इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूँ कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। प्रशासन सुधरे, न्यायालय सुधरे, आने वाले समय में ये घटना तो हो गई और लोग इस घटना को अंजाम ना दें। 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको। अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था और इसी बीच में उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज़्यादा लग रहा था तो उसकी अपील हो सकती है। मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। पुलिस स्टेशन में उसका
केस दाखिल हो गया है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अतुल सुभाष एज 34, उन्होंने जो हैंगिंग करके सुसाइड हो गया था, उसके बारे में छानबीन चल रहा है। अतुल की आत्महत्या की खबर जिसने सुनी वही परेशान है, दुखी है, सिस्टम से नाराज है। अब इसमें अतुल की पत्नी के परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आज मीडिया के लोग जब अतुल की पत्नी के घर पहुंचे तो उनके परिवार के लोग नाराज हो गए। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर वो ज़बरदस्ती वीडियो बनाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसे चेतावनी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए या कुछ और, लेकिन इन बातों में मरने वाले के प्रति कोई दर्द नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। उनको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशंस लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो नकीता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितने भी उन्होंने ब्लेम लगाया, सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ, रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, लेकिन बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को जानकारी नहीं, वही लोग करते हैं। अतुल सुभाष की खुदकुशी ने एक बार फिर इस पर बहस तेज कर दी है। क्या पुरुष भी खामोश नाइंसाफी के शिकार हो रहे हैं? यानी एक ऐसी मानसिक यातना जिस पर चर्चा कम होती है। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो सच्चाई नजर आएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक वर्ष 2021 में 1,64,33 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में 81,063 शादीशुदा पुरुष थे। 28,680 शादीशुदा महिलाओं ने इस दौरान खुदकुशी की थी। शादीशुदा पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। इन सब के बीच 1,64,33 लोगों ने आत्महत्या की थी। इन सब के बीच कल रात सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई। आईपीसी की धारा 498A शादीशुदा महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि धारा 498A पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गए हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A में कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% है। यानी बाकी मामलों में या तो आरोप साबित नहीं हो पाता या फिर सेटलमेंट हो जाता है। कोर्ट जो जिसने भी ऐसा किया है, मुझे लगता है कि अगर ये बात सचमुच सत्य साबित होता है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सीरियस उनके खिलाफ। क्या हाई कोर्ट इस मामले में जो फैमिली कोर्ट की जज हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है? निश्चित लेगी। जिस ढंग से आप लोगों ने इस मामले को हाईलाइट किया है, वो सुसाइड नोट है, उस पर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना ही है। धंधा लोग बना लेंगे उसको। करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी, जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीज़ें निंदनीय हैं। एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है। मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। सख्त कार्रवाई इस पे करना, कोर्ट में का भी करना है और पुलिस का भी करना चाहिए। ऑफ कोर्स जुडिशरी पे सवाल उठा है तो सवाल का जवाब देनी चाहिए। मैं मुक्ति पाना चाहूँगा। देखिए, पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग दोषी हैं जिन्होंने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया है। वैसे तो भारत में जिन मुद्दों पर सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा चर्चा हो जाती है, उस पर स्वतः संज्ञान लेने की परंपरा है। संसद में भी राजनीतिक दल ऐसे मामलों को उठाते हैं। लेकिन अतुल सुभाष की मौत पर न तो स्वतः संज्ञान हुआ है और न ही संसद के अंदर इसकी फिक्र हुई है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि स्वतः संज्ञान वाला सिस्टम जागेगा और ये पता जरूर करेगा कि क्यों फैमिली कोर्ट की जज को जिम्मेदार ठहराकर एक फैमिली मैन को आत्महत्या करनी पड़ी।
हम चाहते हैं अतुल सुभाष को इंसाफ जरूर मिले, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसी भी हाल में किसी भी पीड़ित व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समस्या का हल नहीं होता है। अतुल सुभाष के दिल दहलाने वाले दर्द के बाद अब ऐसी खबर जिसे आपको दिल थाम कर सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये खबर दिल के दौरे और देश में अचानक हो रही मौत से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से देश में ये विमर्श का विषय है कि आखिर कोरोना के बाद लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं और अचानक मौत की वजह क्या है। कभी नाचते हुए, कभी जिम करते हुए, कभी बात करते हुए, तो कभी बैठे बैठे किसी की मौत कैसे हो रही है। अब इस पर सीधे संसद से एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन दावों को खारिज किया गया है जिसमें कोरोना की वैक्सीन को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद के अंदर ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी पेश की है और ये बताया है कि देश में हो रही सडन डेथ यानी अचानक मौत के पीछे वैक्सीन वजह नहीं है, बल्कि वैक्सीन की वजह से ऐसी मौत की आशंकाएं कम हुई हैं। जबकि इस स्टडी में आकस्मिक मौत के लिए 5 दूसरे कारण बताए गए हैं, जिस पर हमने आपके लिए सेहत वाली एक कुंजी तैयार की है। पिछले कुछ दिनों में सडन डेथ के मामले देश में जिस तरह बढ़े हैं, उसमें वैक्सीन को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब खुद स्वास्थ्य मंत्री ने संसद के अंदर एक लिखित जवाब के जरिए इन दावों को खारिज किया है और जो 5 अन्य कारण बताए हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कोरोना के दौरान अगर अस्पताल में भर्ती रहने की कोई हिस्ट्री रही हो, परिवार में पहले किसी की अचानक मृत्यु हुई हो, या फिर ऐसी घटनाओं के लिए वो लोग भी शिकार हुए हैं जिनमें से कुछ लोगों ने 48 घंटे के अंदर अत्यधिक शराब पी हो, मनोरंजन के लिए किसी तरह की नशीली दवाओं का उपयोग किया हो, या फिर मृत्यु से 48 घंटे पहले अधिक शारीरिक गतिविधि यानी जिम में एक्सरसाइज की हो। ICMR की रिसर्च में बताया गया है कि ये वो वजहें हैं जो अचानक मृत्यु के जोखिम को बढ़ाती हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इतना बड़ा दावा किस आधार पर किया, ये रिपोर्ट तैयार कैसे की गई। इस स्टडी के दौरान 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों का अध्ययन किया गया। इस रिसर्च में 18 से 45 वर्ष की आयु के उन लोगों को शामिल किया गया जो पूरी तरह स्वस्थ थे और उनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच हुई थी। रिसर्च के वक्त 729 ऐसे मामले बतौर सैंपल लिए गए जिनकी अचानक मृत्यु हो गई थी और 2916 सैंपल ऐसे थे जिन्हें हार्ट अटैक आने के बाद बचा लिया गया था। और इस रिसर्च के निष्कर्षों से पता चला कि कोविड वैक्सीन लेने से बिना किसी कारण अचानक मृत्यु की आशंका काफी कम हो जाती है। वैसे कुछ दिन पहले एम्स में हुए एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स के एक पैनल ने भी ये दावा किया था कि उन्होंने अचानक से होने वाले हार्ट अटैक की वजह का पता लगा लिया है। इसके पीछे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह माना गया था, यानी ऐसी स्थिति जब शरीर में हानिकारक कण बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते। ये स्थिति शरीर के अंदर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। जब ऐसा होता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए दिमाग से कैटेक्लोमाइन हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन अगर ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन जाए तो दिल की पंपिंग बंद हो जाती है और इससे अचानक दिल का दौरा यानी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन इस हार्ट अटैक का कोविड से क्या कनेक्शन बताया गया था, इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल कोविड संक्रमण के दौरान शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। कोविड के कारण ACE2 प्रोटीन जो दिल और फेफड़ों की रक्षा करता है वो भी प्रभावित होता है। जाहिर है ऐसे में दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसके बाद दिमाग से जरूरत से ज्यादा कैटेकोलामाइन हार्मोन रिलीज होने लगते हैं जो दिल की धड़कन को असामान्य बना सकते हैं। और डॉक्टर्स के अनुसार यही वजह है कि कोविड के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामले बढ़ गए। एम्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोलॉजी सम्मेलन में विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया था कि कोविड के बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल असंतुलन के कारण दिल के दौरे के मामले बढ़े हैं। ऐसे 80% लोग सामान्य रहे, लेकिन 20% को गंभीर समस्या हुई और 5% में स्थिति जानलेवा हो गई। और अब सरकार ने भी अचानक मौत के पीछे वैक्सीन वाले दावों को खारिज कर दिया है। अब हंगामे और नारेबाजी की सत्ता की बात कर लेते हैं, जिसने संसद को चारों तरफ से घेर लिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इसमें अहम भूमिका है।
आज फिर से भारत के कारोबारी गौतम अडानी और अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और सदन स्थगित हो गया। रोज की तरह आज भी संसद की शुरुआत होने से पहले ही सदन के बाहर प्रदर्शन हुए और फिर दोनों सदनों में अडानी और जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर नारे लगे। लेकिन आज दिलचस्प ये रहा कि आज के प्रदर्शन में हंगामे वाले कांटे थे तो आग्रह वाले गुलाब के फूल भी थे। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल सरकार को लगातार घेरने के लिए संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही कार से संसद परिसर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी राजनाथ सिंह के पास पहुंचे और उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट करने लगे। इसी दौरान कांग्रेस के दूसरे सांसद भी रक्षा मंत्री को गुलाब का फूल देने लगे तो वो आगे बढ़ गए। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कहा कि सरकार संसद नहीं चलने दे रही है। वैसे आज संसद चलाने के मुद्दे पर विपक्ष में थोड़ी फूट भी दिखी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि न उन्हें सोरोस से मतलब है और न अडानी से, जबकि टीएमसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया। शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिसरप्ट कर रही है। जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर, लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी है, दर्द और पीड़ा के साथ हमने ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, आंकड़े उनके पास है, बहस कराइए। अगर आंकड़े आपके पास हैं, आप बहस से क्यों भाग रहे हैं? तो नॉन इशू को इशू बना करके हाईलाइट करके वो अपना उसमें लगा हुआ है, लेकिन नंबर तो है नहीं। होना क्या है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके ऊपर। ना हम सोरोस के तो संसद नहीं चलने का सिलसिला आज भी बरकरार रहा, लेकिन इसी संसद में थोड़ा वक्त निकालकर हमारे सांसदों ने आपसी नोकझोंक भी कर ली। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर कह दिया, जिस पर दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। बाद में महिला सांसदों ने इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात भी की। बहुत सुंदर देखता है, बोलते ही नहीं है। सिंधिया जी आप बहुत सुंदर देखते हैं, ये नहीं है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है। आप सुंदर है देखने के लिए, आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। प्लीज, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया, तो चेहरा में क्या हो गया आपको? चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। हाँ, एक मिनट, अरे जो ब्यूटी, हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। I did not want to hurt anyone, including Mr. Scindia. I am really sorry. I am really sorry if I have hurt. I am sorry. I have said I am sorry. सत्ता में अगली खबर जीत की खुशबू के बारे में। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले को इत्र की खुशबू बनाकर बेच दिया हो? यकीनन आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यह खुशबूदार कार्य अमेरिका में संपन्न हुआ है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले से निकले सबसे असरदार शब्दों को इत्र बनाकर बेच दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया परफ्यूम लॉन्च किया है जिसका नाम है फाइट
फाइट फाइट। ये शब्द पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े हैं। वहां उन पर एक शूटर ने गोली चलाई थी जो उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। उस एक क्षण में घायल होते हुए भी ट्रंप ने पूरे जोश के साथ अपनी फाइटर छवि पेश की थी और कहा था फाइट फाइट फाइट। इस लम्हे को बूस्टर बनाकर ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान को नई दिशा और नई शक्ति दी और चुनाव जीत लिया। ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान टी शर्ट और मग जैसे प्रोडक्ट्स पर भी फाइट 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 लिखा दिखाई दिया था। ट्रंप भले ही चुनाव जीत चुके हों और राजनीतिज्ञ के रूप में खुद को साबित कर चुके हों, लेकिन मूल रूप से तो वो एक मंझे हुए बिजनेसमैन हैं। अपनी जीत के बाद वो अपनी फाइटर छवि को इत्र की तरह महकाना चाहते हैं और उसे एक प्रोडक्ट बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं। इस परफ्यूम से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि ट्रंप ने इसकी लॉन्चिंग के लिए जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन और वो अगल बगल बैठे हुए हैं और परफ्यूम की तारीफ करते हुए इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने लिखा है कि एक ऐसी खुशबू है जिससे आपके दुश्मन भी दूर नहीं रह पाएंगे। ट्रंप और जिल बाइडेन की ये तस्वीर 7 दिसंबर की है, जिसे पेरिस में नोटर डेम कैथेड्रल के दोबारा खुलने के मौके पर हुए कार्यक्रम में लिया गया था। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। ट्रंप ने इस परफ्यूम की कीमत $199 यानी करीब 17,000 रुपए रखी है। ट्रंप के इस परफ्यूम को विरोधियों पर कटाक्ष की तरह देखा जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया और लिखा कि हमारा नया परफ्यूम आ गया है जिसका नाम है फाइट फाइट फाइट, क्योंकि ये हमारी जीत को दिखाता है। ये परिवारों के लिए क्रिसमस का अच्छा तोहफा है।